तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ जावेद अंसारी जी हैं, लेखक हैं। सुशांत सरीन साहब हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। आज आप स्टूडियो में हैं बहुत दिनों के बाद। अखलाक उस्मानी साहब हैं, आप पत्रकार हैं, इन सवालों से लिखते रहे इन सवालों पर। सुशांत, आपसे ही पहला सवाल है कि अमेरिका जिस तरह से कह रहा है, अब खुद ही उनके देश के भीतर से ये आवाज़ आ रही है, हालांकि जो अलग तरह के जो मीडिया करते हैं उन्होंने तो कई बार अपने डॉक्यूमेंट्री में दिखाए हैं कि आईसिस की रचना और इन सब की रचना के पीछे अमेरिका का हित है। जो वहाँ के शिया सुन्नी विवाद और जो भी इराक, ईरान और सीरिया, अफ़गानिस्तान, इन सब को लेकर जो एक टकराव, एक रणनीति है, उसकी वजह से इतनी आसानी से ये कह देना कि ये कोई मामूली गलती हो और ये आईसिस और अलकायदा पैदा हो गया। देखिए, मेरे ख्याल एक तो जानकारी का अभाव है, दूसरा आजकल की दुनिया में जो कॉन्स्पिरेसी थियोरीज हैं उसका मेरे ख्याल काफ़ी चलन चलता है। लेकिन ये ज़रूर है कि अमेरिका की जो नीतियां रही, चाहे वो हस्तक्षेप की हों, और हस्तक्षेप, देखिए, जो बड़ी पावर होती है वो हस्तक्षेप करती है, लेकिन अगर हस्तक्षेप का जो नतीजा हो वो ठीक हो, जैसे बोस्निया में या सर्बिया में हुआ, तो वो दुरुस्त होती है बात। और अगर जैसे इराक में और सीरिया में हुआ कि वो बात बिल्कुल ही उल्टी पड़ गई, तो बात बिगड़ जाती है। तो हस्तक्षेप इन इट सेल्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो नीतियां थी उससे जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उससे इस तरीके की तंजीम का जन्म हुआ। अब इसको ये कहना अपने आप जन्म हो गया या पैदा किया नहीं, गया? देखिए, दो सवाल हैं। देखिए, ये चीज जो है, ये एक लिहाज से अगर आप देखें तो 1979 द सीज ऑफ मेक्का, वहां से इसको बहुत सारे लोग ट्रेस करते हैं, कुछ लोग इससे पीछे भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारी जो तंजीमें हैं, वो एक जो फलसफा था, वो अलकायदा भी या तालिबान और जो मुजाहिदीन उन्होंने खड़े किए अफगानिस्तान में, वो भी उस फलसफे के तहत हुए। और जब अफगानिस्तान में 80 के दशक में आप वो एक जिहाद का फलसफा आपने फरोग दिया सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए, तो उसमें दुनिया भर से जो ये जिहादी तंजीमें थी या जिहादी रुझान के लोग थे, वो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान आए और वहां पर वो उन्होंने वो जिहाद कोट एंड कोट लड़ा। वही लोग फिर वापस गए। इनमें से बहुत सारे लोगों का, जैसे आईसिस का जो एक लिहाज से बानी माना जाता है, वो है जरकावी। जरकावी अफगानिस्तान में लड़ चुका था, जरकावी मुजाहिदीन के साथ लड़ चुका था, और अफगानिस्तान से फिर वो इराक गया। तो ये सबके आपस में ताने बाने जुड़े हुए हैं। पास असला, हथियार, टैंक वगैरह पश्चिमी देशों के होते हैं, और धर्म की जो विचारधारा है वो इस्लाम की होती है। देखिए, एक तो जो आर्म्स मार्केट है, जो आर्म्स बाजार है, वो 1980 या 90 या 2000 में नहीं शुरू हुआ। ये 40-50 के दशक में ये बहुत बड़े पैमाने पर फैला। और ये ज़रूर है कि हथियारों की तस्करी में पश्चिमी देशों के लोग या कुछ गुट जो हैं उसमें मुलव्विस रहते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कंपनीज उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारी रियासतें, पश्चिमी रियासतें, अपने हितों के लिए इस तरह के गुटों को अफ्रीका में तो और पश्चिमी एशिया में पालती रही है। नरेंद्र मोदी का ये कहना कि पता किया जाए कि कौन इन्हें पैसा दे रहा है और कौन इन्हें हथियार दे रहा है, ये सवाल महत्वपूर्ण है या नहीं है? वो तो एक सवाल तो बहुत, ये वाली बात ओबामा क्यों नहीं कह रहे हैं, ये वाली बात ओलांद क्यों नहीं कह रहे हैं, ये वाली बात कैमरून क्यों नहीं कह रहे हैं, ये वाली बात सिर्फ नरेंद्र मोदी क्यों कह रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। उनकी तरफ से भी ये बात चल रही है, और इनफैक्ट पश्चिमी देशों ने जो एक सारी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वगैरह जैसी तंजीमें बनाने की कोशिश की है, उसका उद्देश्य यही है कि ये जो इनके पास पैसा आता है इन तंजीमों के पास, उस पर रोक लगाई जाए। हमारे यहाँ पर भारत में ज्यादा जो अटेंशन होती है वो ये है कि कोई भी इस तरह का जो आतंकवादी गुट है उसके पास हथियार ना आए। पश्चिमी देशों का ज्यादा रुझान इस तरफ है कि इनके पास पैसे की रसाई जो है वो रोकी जाए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी ये जो तंजीमें हैं इनकी अपनी ऑटोनोमस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं। कुछ
चैरिटीज़ हैं जो इनको फंड करती हैं, इनके अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, ख़ास तौर से आइसिस जो है उनके पास तेल के कुएं आ गए हैं, फिरौती की उनकी इनकम है। कोई तो उससे खरीदता होगा ना, अगर वो आतंकवादी संगठन है तो तेल किसको बेच रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल तुर्की जो है वो बहुत बड़ा उनका एक कस्टमर रहा है तेल का, क्योंकि जिस जमाने में वो आईसिस से सौदा कर रहा है। नहीं, जिस जमाने में तेल की जो इंटरनेशनल मंडी में तेल 80 से $90 का बिक रहा था, ये हाफ प्राइस पे बेच रहे थे तेल तुर्की तो को। हम और कैसे तुर्की मान खरीद रहा लें कि ये सारे मुल्क वहीं पे G20 वाले सब जमा हुए हैं, आतंकवाद या आईसिस से लड़ने के लिए गंभीर हैं? एक तरफ से आप तेल का भी सौदा कीजिएगा, हथियार की भी सप्लाई कीजिएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय और राजनीति ये में बयान यही तो 4 होता है। बॉम्ब गिरा दीजिएगा और हम मान लें कि आप अरे लड़ना पार्टनर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यही तो विडंबना है, और क्या है कि बोला कुछ और जाता है मेज पर और पर्दे के पीछे कुछ और होता है, तो ये तो चीज़ होती है ना। जावेद साहब, मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि ये बात भी सही है कि अगर जैसे सुशांत कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि बुनियादी स्तर पर रखें, जो हमारे कस्बे देहात के जो दर्शक हैं और दिल्ली के दर्शक हैं, उनको ये बात पहले पता चले कि है क्या मामला। लेकिन जब लंदन से, इंग्लैंड से, बेल्जियम से, फ्रांस से ये सब सैकड़ों की संख्या में आईसिस में लड़के भर्ती होने चले जा रहे हैं, तो उनको कौन प्रेरित कर रहा है? उनको कोई मजहब प्रेरित कर रहा है, मजहब की कोई धारा प्रेरित कर रही है ना? वो क्यों जा रहे हैं? नहीं, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि मज़हब का इस वक्त बहुत बड़ा रोल है, और दुनिया में हम देख रहे हैं रिलीजियस रिवाइवलिज्म जिसको कहते हैं, वो पेंगे मार रही है। लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी इसके पस मंज़र में जाएं, थोड़ी सी तारीख़ देखें, तो ये बीमारी जो है मज़हब के नाम पे लड़ने की, वो एक यूरोपियन बीमारी रही है। ये इस्लाम से पहले की चीज़ है, जबकि प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स की वहाँ पे जंग हुई, जैसे कि इंग्लैंड की और आयरलैंड की। हमारे हिंदुस्तान में भी शैव वैष्णव के मिल जाएंगे। नहीं, आपको वो सेक्ट्स की बात है। हाँ। यहाँ पे पूरी तबलीग हुई है। तबलीग का मतलब ये है कि आप हमारे साथ होइए, यानी कि जो अमेरिका को कॉन्क्वेस्ट हुआ है वो भी बाइबल को लेकर। मैं ये समझना चाहता हूँ कि बेल्जियम का एक नौजवान, फ्रांस का एक नौजवान, या लंदन से एक नौजवान उठता है, पढ़ा लिखा है, और वो चल देता है सीरिया की तरफ। रवीश, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो बीमारी है मजहब के नाम पे, वो हमारे यहाँ इंपोर्ट करके लाई गई, उसकी बेसिस पे पाकिस्तान को बनाया गया। वही मानसिकता है कि इनको इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए, उसी मानसिकता में इजराइल भी आता है। जमावड़ा था, एक बड़ा हिस्सा था, है ना? एक लड़का यहाँ कहीं से उठता है, 10 लड़के उठते हैं, 20 लड़के उठते हैं, उनका कोई सार्वजनिक नेता नहीं है जिसके पीछे जाते हैं, वो चले जाते हैं। उनको ये भी इल्म है कि इससे जाएंगे तो जिस तरह से हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, चाहे दारुल उलूम हो, चाहे बरेली के संगठन हो, सब ने आतंकवाद की निंदा की है। अब बरेली वालों ने तो अभी कहा कि कोई अगर आतंकवाद में पकड़ा गया तो उसे कब्र की ज़मीन भी नहीं देंगे, है ना? मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ भी ऐसा कुछ होता होगा? नहीं, क्या मदरसों वहाँ इतना आसान है? हम बार बार ये रेडिकलिज्म शब्द को सुनते हैं कि रेडिकलाइज कर दिया, रेडिकलाइज कर दिया। हमारे यहाँ सुन के लगता है कि जितना उसको रिलीजियस नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा उसको आतंकवादी बनाया। हमारे यहाँ बहुत जंग रही है। आपको ये जो वहाबी मूवमेंट है उसका बड़ा रोल रहा है हिंदुस्तान में। 1857 में रहा है, उससे पहले रहा है, और मैं तो समझता हूँ कि हुकूमतें रही हैं जो कि इस तरह की, भोपाल की हुकूमत मसलन, जो कि बहुत ही कट्टर, वो हमारे इस्लाम का चेहरा नहीं है। वो है, तबलीगी भी हैं यहाँ पे, वहाबी भी हैं, तबलीगी भी है, वहाबी भी है, और हम लोग गए हैं आईसिस में, लेकिन वो हमारे इस्लाम का चेहरा नहीं रहा ना। रहा। उसको नकारने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो खिलाफत मूवमेंट को ले लीजिए, जो आज जिसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं, ये जरा वायलेंटली लड़ रहे हैं, लेकिन वो तंजीम की बुनियाद तो गांधी जी के जमाने की है। तो उन्हीं लोगों ने डाली, वही जो लड़ रहे थे मजहब के नाम पे खिलाफत। कैसे हो रहा है? यूरोप का जो इतना एक बहुत संस्कृति समाज है, ज्यादातर मुल्कों का, है ना, वो बना हुआ है, उस समाज में रहने वाला आदमी ऐसा कैसे अपने आप को महसूस करता है कि वो धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे चला जाता है वहां पे? उसकी
तमाम वजूहात हैं, उसमें फॉल्ट लाइंस हैं, हर माशरे में होती हैं, फॉल्ट लाइंस होती हैं। आप अगर अमेरिका में मज़हब के नाम पे नहीं देखेंगे तो रेस के नाम पे देखेंगे, उसमें रेस राइट्स होते हैं वहाँ पे, उसमें यहूदी और ईसाई का कभी फ़र्क आता है, कभी ब्लैक क्रिश्चियंस का, ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन्स का जो होता है, दल होता है। तो आप देखेंगे फॉल्ट लाइंस हर जगह। लैटिनोस का एक आपको खित्ता मिलेगा जो एलियनेटेड हैं, वो उनका मिलेगा आपको कि किस किस्म से वोट करते हैं। बहुत से लोग हैं यहूदी जैसे, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ जाता है, और उसी तरफ वो जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ जाते हैं। लेकिन दूसरे खित्ते जो हैं रेड नेक्स जिनको कहते हैं, वो हमेशा रिपब्लिकन हम के साथ वहाँ होते के हैं। अखलाक समाज को नहीं जानते हैं, जो मेरा कोई ख़ास तजुर्बा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि फ्रांस की इस्लामी जो सोसाइटी है, या ब्रिटेन की सोसाइटी है, या बेल्जियम की जो भी सोसाइटी होगी, इनके बीच ऐसा क्या घट रहा है कि जिससे हर कोई आज के ज़माने में एक दूसरे से एलियनेटेड है ना। राजनीतिक रूप से और जीवन शैली के कारण भी हम अलग थलग हैं, ज़्यादा संपर्क व्हाट्सएप पे रह गया है, इंसानी रिश्ता कमज़ोर पड़ गया है, और इसके एक राजनीतिक पहलू हो सकते हैं, आर्थिक पहलू हो सकते हैं। लेकिन इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में ऐसे जज्बाती नौजवान पैदा हो रहे हैं, क्या कोई कम्युनिटी का अपना कोई रोल नहीं है? देखिए, मैं जावेद साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। यूरोप में भी जो मुसलमान नौजवान हैं, उनके ऊपर वहाबी फिक्र बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके थोड़े से पस मंज़र में, चूंकि आपने यूरोप के रेफरेंस में सवाल पूछा है, तो उसी में मैं जवाब दूंगा। तो क्या वहाबी को मानने वाले सारे आतंकवादी हो जाते हैं? जैसे हम अगर वहाबी को कारण बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। आपको इस वहाबी में भी बहुत सारी डिग्रीज हैं। क्या वो अल्ट्रा सलफिस्ट है या वो जिहादिस्ट है? इस तरह के इस्लामिक कम्युनिटी के सबसे रेडिकल वर्ग को समझाने के लिए जो एक संज्ञा है वो वहाबी है। वहाबी की भी बहुत क्लासिफिकेशन है। तो यूरोप के रेफरेंस में जो आपने सवाल पूछा है, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि जैसे भारत के ब्रिटिश इंडिया जिसको हम कह सकते हैं, गुलाम भारत से बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर मजदूरों की शक्ल में ले जाए गए, उसी तरह जब फ्रांस की कॉलोनी अफ्रीका में थी, वहाँ के बहुत सारे काले मजदूरों को और उत्तरी अफ्रीका के गोरे मुसलमान मजदूरों को भी फ्रांस में लाया गया। आज वो फ्रांस के नागरिक हैं और यूरोप के अलग अलग हिस्सों के नागरिक हैं। फ्रांस भी कई बार बना टूटा। आज वो मुसलमान नौजवान, चूंकि जाहिर है कि उनके पास संसाधन हैं, वो कंप्यूटर तक उनकी रसाई है, और वो उन तबलीगी, जैसा जावेद साहब ने कहा, उन संस्थाओं के संपर्क में हैं। तो आप ये समझ लें, सारे दर्शक शायद तबलीगी ना समझ पाए, एक लाइन में धर्म के प्रचार, इस्लाम के प्रचार करने वाले, उसको तबलीग का मतलब प्रचार हुआ। लेकिन मोस्टली जो तबलीगी जितनी भी दुनिया में जमातें चलती हैं, उन सबको फंड सऊदी अरब से मिलता है। सऊदी अरब अपनी स्कूल ऑफ थॉट को ही आगे बढ़ाता है, जिसको हम बार बार वहाबी शब्द जो आ रहा है वो ठीक है। और वहाबी एक फैब्रिकेटेड इस्लाम हम उसको कह सकते हैं। इस फिक्र में ये फिक्र वहाबी नाम इसका इसलिए है क्योंकि 1720 में, ठीक है, हम उतना पीछे नहीं जाते, जी, ठीक है, मोटा मोटी समझ गए कि जो एक ये यूथ विशुद्ध रूप से जो किताब में लिखी गई है बात वैसे ही करना है। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सूफी इस्लाम मतलब मिला जुला कल्चर की बात करते हैं, वो कुछ नहीं, सारी हटाइए। बिल्कुल आप मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, किसी मजार पे नहीं जाएंगे, डूज और डोंट्स में वो बिलीव करते हैं, वो सब बातें। क्रिस्टोफर कोलंबस भी एक तबलीगी था, ये मत भूलिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये मुस्लिम यूथ इफेक्ट होते हैं आज इंटरनेट के युग में, जो सीरिया में हो रहा है। सबके पास इंटरनेट है सर, सब मतलब इस तरह से कहीं जाके बंदूक लेके लड़ने तो नहीं चले जाते, नहीं जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आप वहाबी फिक्र में आके भी उसकी कौन सी डिग्री में है ये तय होता है। और जब आप बहुत जज्बाती होते हैं, अगर आप सिर्फ आईएस की तरफ से लड़ने वाले नौजवानों की उम्र का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो आप पाएंगे कि करीब 1 से 2 लाख जो उनके पास लड़ाके हैं, उसमें से तकरीबन 70% से ज़्यादा लड़के 24 साल या उससे कम हैं। तो ये डिपेंड कर, वो हर तरह की साइकोलॉजी को समझते हैं, उसको टारगेट करते हैं, और इसी हिसाब से वो अपनी स्लीपर सेल के माध्यम से इन लोगों की भर्ती करते हैं।